आज हम लोगों को पढ़ना है एक क्वांटिटी प्रतिरोध, रेसिस्टर या रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसी को डिटेल से जानना हम लोगों को। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस 10th क्लास से जानते हैं इसको हम लोग, 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ना था। प्रतिरोध का मीनिंग होता है विरोध करना। किसी भी चीज़ का जो विरोध होता है उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो विद्युत धारा में क्या होता है कि आवेश का प्रवाह होता है और पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, वही उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। फ्लो ऑफ चार्ज का जो अपोज करता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और इसको सिंबल लिखते हैं परिपथ में आर से, रेसिस्टेंस को। कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों यूज होता है, तो आर मीन्स हो गया प्रतिरोध। अब इसका अगर जनरल फार्मूला निकालना है तो जो पिछले वीडियो में हम लोग 2 फार्मूला निकाले हैं उसका रिवीजन होना चाहिए, और वो 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी की मदद से हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं कि एक चालक तार है, इसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इसमें सेल कनेक्टेड है, तो एक तरफ का विभव V है, दूसरे का तरफ का VB, और विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो है E। तो इस चालक तार का हमको प्रतिरोध निकालना है। तो जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो 2 फार्मूला है। पहला विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच एक संबंध निकाले थे जस्ट पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसमें I = NA/VD। I विद्युत धारा है, VD अनुगमन वेग, N इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और A होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये रिलेशन एक पढ़े हुए हैं। और एक अनुगमन वेग का फॉर्मूला हम लोग निकाले हुए हैं, स्मॉल e कैपिटल E/me × τ नॉट। ये दोनों पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, दोनों को डिराइव किया गया वहाँ पे। यहाँ हम लोग इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक आवेश, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, me मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, τ नॉट जो इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, तो 2 टक्कर के बीच का जो औसत समय होता है उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, τ नॉट। तो अगर हम इस VD का मान इस समीकरण 1 में पुट कर दें तो क्या होगा, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में VD का मान हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा NEA, I = NEA। अब VD के जगह पर हम पुट कर दिए हैं स्मॉल e कैपिटल E/me × τ नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं I = A × E तो E स्क्वायर हो जाता है, NE² τ नॉट/me, और इसको अलग कर लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अलग में लिखें। हमको चाहिए प्रतिरोध, इसको पहले हम विभवांतर में बदलते हैं, क्योंकि विभवांतर से प्रतिरोध मिल जाएगा, ओम के नियम से V = IR होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में आप संबंध जानते हैं कि VA - VB = ± AD होता है। यहाँ पर ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो उच्च में निम्न को घटाएंगे तो प्लस ही होगा। तो VA - VB के जगह पर हम लिख सकते हैं E × D के जगह पर दूरी कितना है, L, चालक की लंबाई जो है L, तो VA - VB के बराबर होता है ED, और D के जगह L लिखेंगे तो E × L, और E के जगह पुट कर सकते हैं VA - VB/L। हमको प्रतिरोध निकालना है तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विभवांतर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो E के जगह पर यहाँ हम पुट कर दिए हैं VA - VB/L। तो अब विभवांतर बराबर को पूछेगा क्या होगा, तो ये टर्म जो है इस तरफ चला जाएगा दोनों ऊपर, और ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I me × L, ये दोनों ऊपर जाएगा, ये सारा टर्म नीचे आएगा, तो NE² τ नॉट। अब इसको हम समीकरण A मान लिए कि विभवांतर जो इससे निकला है इसको हम क्या मान लिए हैं, A। तो जो 2 इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए थे उसकी मदद से हम लोग विभवांतर निकाल लिए हैं। VA - VB = I × me × L/NE² τ नॉट। और एक ओम का नियम पढ़ाए हैं पिछले ही वीडियो में कि VA - VB = IR, ये तो 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ओम का नियम कि विभवांतर = विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। अब इस समीकरण को हम B मान लिए। अब इस दोनों की आप तुलना कीजिए, एक जो अभी VA - VB हम निकाले हैं, और दूसरा जो ओम के नियम से हम जानते हैं। तो यहाँ VA - VB है,
यहाँ भी वी ए माइनस वी बी है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है। तो आप ध्यान देंगे तो जो आर के जगह पे टर्म आया है वो ये आया है। यही एक्चुअल में प्रतिरोध का जनरल फॉर्मूला होता है। आर इज इक्वल टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल लेंथ, लंबाई है चालक का, बाई एन इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ए इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसका स्क्वायर, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और टर्म दो संघट के बीच का औसत समय है। तो ये जो टर्म तुलना करने पर आता है, यहाँ भी ए माइनस बी बी, यहाँ भी वी ए माइनस बी बी, यहाँ आई, यहाँ भी आई, तो आर के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो समीकरण ए तथा बी की तुलना करने पर तो आर इज इक्वल टू हमको ये टर्म आया एम ई एल बाई एन ई स्क्वायर ए टर्न ऑफ। इसको अगर इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट को अलग अलग करके लिखें तो इसको इस तरीका से भी लिखा जा सकता है एम ई बाई एन ई स्क्वायर टर्न ऑफ, और लेंथ और एरिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो यूजली हम चेंज कर सकते हैं बाहर से। तो लेंथ और एरिया को अलग कर दीजिए, इंटरनल वाले को अलग कर दीजिए। तो आर इज इक्वल टू, इसी को लिखा गया है एक अलग तरीका से कि एम ई बाई एन ई स्क्वायर टर्न ऑन इंटू एल बाई ए। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है टर्म, इसी को हम लोग पढ़ते हैं रो, जो डायरेक्ट 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे, रो इंटू एल बाई ए। ये जाना पहचाना फॉर्मूला है 10th क्लास का। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला है एम ई बाई एन ए स्क्वायर टर्न ऑन इंटू एल बाई ए, और इसी को लिखा जाता है रो इंटू एल बाई ए। तो ये जो टर्म है इसी को रो, मतलब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई बाई एन ए स्क्वायर टर्न ऑन, ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, या नहीं तो इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए या प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसको सूचित किससे किया जाता है, रो से। तो जो 10th क्लास का फॉर्मूला था वो भी आ गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और जनरल फॉर्मूला पूछेगा तो एम ई बाई एन ए स्क्वायर टर्न ऑन इंटू एल बाई ए। तो यही प्रतिरोध कहलाता है चालक तार का। अब जनरल फॉर्मूला आने से क्या होता है कि हम इस सारे टर्म से ये पता लगा सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो ऐसा कौन सा राशि है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कर सकता है। तो अब हम लोग नोट में उसको निकालते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया चालक के प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का जनरल फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू एम ई बाई एन ई स्क्वायर टर्न ऑन इंटू एल बाई ए। समीकरण 1 माने, और समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इसी से निकलेगा किस पर निर्भर करता है। इसमें दो ऐसा टर्म है जो कभी बदल ही नहीं सकता है, तो उस पर निर्भर करने की कोई बात ही नहीं होता, जो फिक्स्ड होता है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको तो हम कभी नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी वैल्यू फिक्स होता है, ये दोनों में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो एम ई और ई में कोई बदलाव नहीं होगा। जब भी बदल सकते हैं तो एल, ए, एन और टर्न ऑन, टोटल 4 टर्म इसमें वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, एन, ए, एल, टर्न ऑन। इसी चारों टर्म पर प्रतिरोध चालक का डिपेंड करता है, जिसमें एल और ए बाह्य संरचना कहलाता है, बाहरी संरचना, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग लिखे हैं, पहला जो डिपेंड करता है बाह्य संरचना पर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर। तो बाह्य संरचना में 2 चीज़ आता है, लंबाई और एरिया। तो लंबाई और एरिया की बात करें, सबसे पहले ए नंबर लिखे हम लंबाई पर। तो लंबाई से रिलेशन लाने के, लंबाई ऊपर है तो आप समझ सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि सारा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये केवल तब बदलता है जब आप चालक बदलते हैं। जब तक चालक नहीं बदलेंगे ये रो नहीं बदलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो जब तक चालक को नहीं बदला जाएगा तब तक वो टर्म नहीं बदलता है। तो अगर किसी दिए गए चालक का मतलब होता है कि रो कांस्टेंट हो गया, ये टर्म कांस्टेंट है, साथ साथ ए को कांस्टेंट रखा जाए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या रखा जाए, कांस्टेंट। अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को क्या रखना है, नियत रखना है। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, सीधे समानुपाती। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, एक रो मतलब चालक नहीं बदलना चाहिए, और दूसरा एरिया। ये दोनों चीज़ अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो ये नीचे है ये टर्म, तो आप कह सकते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन कब, जब फिर ये 2 टर्म नहीं बदलेगा। तो ये पूरा टर्म रो कहलाता है, ये एल कहलाता है।
तो हम कह सकते हैं किसी दिए गए चालक का मतलब रो फिक्स है, यदि लंबाई को नियत रखा जाए, एल क्या रखा जाए, कांस्टेंट, तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, व्युत्क्रमानुपाती होगा ए के, लेकिन इसके लिए कौन सा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, रो और एल। रो और एल अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं। तो प्रतिरोध लंबाई के सीधे समानुपाती होता है जब रो और ए कांस्टेंट होता है, और प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है अगर रो और एल कांस्टेंट होता है। दूसरा टर्म आता है इसमें, पहला ये बाह्य संरचना हो गया, दूसरा आंतरिक संरचना जो कि चालक बदलने पर बदलता है। तो आंतरिक संरचना में चालक बदलने पर बदलेगा, दो टर्म होता है एन और टॉ नॉट, जहाँ एन क्या कहलाता है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टॉ नॉट दो संघट के बीच का औसत समय। तो ये जब बदलता है प्राय एक साथ बदलता है, चालक बदलेंगे तो एन और टॉ नॉट दोनों बदल जाता है। तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट देखा जाता है कि अगर दोनों का गुणनफल बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, और दोनों का गुणनफल घटेगा तो आर बढ़ेगा। लेकिन ये कब कह सकते हैं, जब फिर एल और ए क्या रहेगा, कांस्टेंट। एम ई और ई तो कभी नहीं बदलता है। तो समान लंबाई मतलब एल सबका सेम होना चाहिए, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के चालक तार का समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला क्षेत्रफल जो होता है ए कॉन्स्ट बराबर होना चाहिए, एल बराबर होना चाहिए। तब हम कहते हैं जो प्रतिरोध होता है वो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एन और दो संघट के बीच का औसत समय का अंतराल टॉ नॉट के गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर लंबाई समान है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n और दो संघट के बीच का औसत समय टॉ नॉट के गुणनफल के n इंटू टॉ नॉट के गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों टर्म घटेगा तो आर बढ़ेगा, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आर घटेगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, तापमान पर, कि कैसे तापमान पर निर्भर करेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं चालक का तो उसका रैंडम मोशन में स्पीड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा तो टकराने का समय क्या होगा, घट जाएगा। तो टॉ नॉट घटता है, तापमान बढ़ाने से एन में कोई बदलाव नहीं होता है, टॉ नॉट घट जाता है। और जैसे ही टॉ नॉट घटेगा तो ये आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, रिवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टॉ नॉट घटेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा, टकराने का समय घट जाएगा, टकराने का समय घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब चालक का तापमान बढ़ाया जाता है, तो जब किस चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ना तो बढ़ सकती है ना तो घट सकती है, लेकिन दो संघट के बीच का औसत समय टॉ नॉट, टकराने का समय क्या होता है, घट जाता है। और टाइम घटने से क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जब भी तापमान चालक का बढ़ाते हैं तो चालक का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। और कैसे बदलता है तापमान के साथ प्रतिरोध, तो उसका एक रिलेशन है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, जहाँ पर आर नॉट हो गया रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर प्रतिरोध, टी नॉट हो गया कमरे का ताप। तो जिस ताप पर निकालना है वो है टी, और जो प्रतिरोध मिलेगा वो होगा आर। और अल्फा एक नियतांक होता है जिसको हम लोग ताप गुणांक बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। जिस तरीका से प्रतिरोध बदलता है ठीक उसी तरीका से प्रतिरोधकता भी बदलता है, मतलब रो भी बदलता है। तो इसी के जगह पर आर को रिप्लेस कर सकते हैं हम रो से, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। दोनों का बदलने का तरीका सेम होता है। जिस प्रकार तापमान प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है ठीक उसी प्रकार प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करता है। अब अगर इससे कहेगा ताप गुणांक निकालिए कितना होगा, तो इसको ब्रेक कर देंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आर नॉट को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा इज इक्वल टू पूछा जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाय, ये दोनों टर्म नीचे जाएगा, आर माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब ये प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक बीमा होगा और नीचे भी प्रतिरोध है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा ताप गुणांक का मात्रक पूछेगा, तो SI मात्रक तो केल्विन होता है टेम्परेचर का, तो 1/K, तो K इनवर्स लिखेंगे, और बीमा पूछेगा तो K पर पावर -1, वही होता है बीमा। तो ये मात्रक हो गया ताप गुणांक का, और ये बीमा। एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न होता है, जो बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन यही जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, अर्धचालक पढ़ेंगे, तो वहाँ ये रिलेशन उल्टा होता है कि वहाँ अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के लिए अगर पूछेगा तो प्रतिरोध घटता है,
वहाँ n में बदलाव होता है, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होता है, यहाँ केवल टॉ नॉट में बदलाव होता है। तो अगर चालक के लिए पूछता है, जिस बात पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ इसलिए लिख दिए कि इसमें कन्फ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव में बच्चों को, कि ताप बढ़ाने से चालक अगर पूछेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन वही अगर अर्धचालक का पूछेगा तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये हो गया आपको प्रतिरोध कौन कौन चीज़ पर निर्भर करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस चीज़ के लिए हो गया। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाह्य संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक संरचना, और टेम्परेचर मतलब तापमान पर, मुख्यतः ये तीन चीज पर निर्भर करता है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध। अब कुछ छोटा छोटा टर्म है प्रतिरोध से ही जुड़ा हुआ है, जैसे प्रतिरोध का मात्रक और बीमा हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, याद नहीं किया था मात्रक बीमा, ओम के लॉ से, ओम के नियम से निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तार इज इक्वल टू वी बाई। बोले थे 12th में जो एक मात्रक बीमा हम लोग को याद रखना, खास करके V का, विभव का या विभवांतर, दोनों एक ही चीज होता है, मात्रक बीमा सेम ही होता है दोनों का। ये अगर आप याद रखते हैं तो लगभग सभी राशि का मात्रक बीमा आप इजीली निकाल सकते हैं। तो विभव V बराबर आई आर, आर इज इक्वल टू क्या होगा V बाई। अब विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और आई का एम्पियर, लेकिन इसको वैज्ञानिक के नाम पर जाना जाता है ओम। बीमा पूछेगा तो विभव का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन, और आई से डिवाइड करेंगे तो आई ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू। प्रतिरोध का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये प्रतिरोध का बीमा है जो पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो। प्रतिरोधकता उसी का दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या पढ़े, रो इंटू एल बाई, अभी जस्ट पढ़े, तो रो कहलाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इज इक्वल टू को पूछेगा तो क्या होगा, तो R इंटू ए बाई एल। और अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो मात्रक बीमा इसी से निकलेगा। तो मात्रक पूछेगा प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर, तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। बीमा पूछेगा तो फिर प्रतिरोध का बीमा निकाला हुआ है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू, क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, लंबाई का होता है एल, एक एल कैंसिल करा दो तो यहाँ एल स्क्वायर इंटू एल कितना हो जाएगा L3, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री आई माइनस टू, ये हो गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा। डेफिनेशन पूछेगा तो ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई, अगर इकाई लंबाई हो 1 रखें और इकाई अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तो R और रो सेम हो जाएगा, दोनों 1 1 पुट करेंगे तो हम कहते हैं इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोधकता कहलाता है। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है उसका व्युत्क्रम कर देने से, उल्टा कर देने से दो नया राशि मिल जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व और रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और प्रतिरोधकता जो रेसिस्टिविटी है उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रिवर्स करने से एक नया क्वांटिटी मिल जाता है। जैसे देखिए आप लोग चालकता, ये क्या होता है, अगर चालकता पूछता है कोई कितना होगा कि चालकता क्या होगा, तो हम कह सकते हैं चालकता कंडक्टिविटी, जो कि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है और इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई रो। ऐसा ही मात्रक रो का पड़े हुए ओम मीटर, तो 1 बाई ओम मीटर करोगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो गया इसका मात्रक। बीमा पूछेगा तो जो आपको प्रतिरोधकता का बीमा है उसका रिवर्स बीमा होगा, मतलब प्लस वाला पावर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला पावर प्लस हो जाएगा। M1 है तो वहाँ हो जाएगा M-1, L3 है तो -3, T प्लस -3 है तो +3, I-2 है तो +2, रिवर्स करेंगे तो बीमा उल्टा हो जाएगा। तो M-1 L-3 T +3 I², तो ये हो जाता है बीमा किसका, चालकता का। ठीक उसी तरीका से प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। इसको सूचित किया जाता है G से, चालकता को सिग्मा से और चालकत्व को G से सूचित करते हैं। तो G बराबर 1/R, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है 1 बाई ओम, तो 1 बाई ओम को लिखते हैं ओम इनवर्स, यानी तो महो इसी को लिखा जाता है OHM, उल्टा लिखेंगे तो MHO, तो ये हो जाता है चालकत्व का मात्रक। बीमा पूछेगा तो जो प्रतिरोध का बीमा है उसका उल्टा लिखना है। तो प्रतिरोध का बीमा हम लोग पढ़े हुए यहाँ पर ML² T-3 I-2, इसका उल्टा लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे तो M-1 L-2 T +3 I2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं M-1 L-2 T3 I², तो ये हो गया चालकत्व का बीमा।
ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। और मात्रक बीमा याद नहीं किया जाता है, आप केवल विभवांतर का बीमा, मात्रक बीमा याद रखिए, बीमा याद रखिए, अपने आप उसी से प्रतिरोध निकल जाएगा, प्रतिरोध से प्रतिरोधकता निकल जाएगा, उसी से चालकत्व और उसी से चालकता का निकल जाता है। इसका एक न्यूमेरिकल्स बहुत फेमस है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए, लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनरली आदमी सोचता है कि लंबाई डबल कर देंगे तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पढ़े हम लोग, लंबाई के सीधे समानुपाती। लेकिन साथ साथ ये बताए थे कि एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर किसी चालक की आप लंबाई को खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, मतलब एरिया में बदलाव होता है। तो अगर लंबाई को 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी कर दी जाए तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध निकालने से पहले उसका एरिया निकालना पड़ता है कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब आप प्रतिरोध निकालते हैं। तो एक मान लेते हैं चालक है जिसकी लंबाई एल है, एरिया ए है और प्रतिरोधकता है रो। तो आर इज इक्वल टू हम लोग पढ़े रो इंटू एल बाई ए। तो हमको निकालना है, अगर लंबाई इसकी दुगुनी कर दे तो क्या होगा? तो लंबाई एल डैश 2l मान लीजिए, लंबाई दुगुनी ये दिया हुआ है। रो में कोई बदलाव नहीं होता, रो केवल तब बदलता है जब चालक बदलता है, तो रो में तो कोई बदलाव होगा नहीं। एरिया हम नया वाला मान लेते हैं ए डैश। तो जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि नया प्रतिरोध क्या होगा। अब कहेगा ए डैश कैसे निकालेंगे? तो अगर वही चालक को खींचा गया है तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है। इनिशियल वॉल्यूम वी आई इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम वी एम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ बोलो या एरिया इंटू हाइट। तो इनिशियल कितना था? ए इंटू एल, फाइनल क्या होगा? ए डैश इंटू एल डैश। ए इंटू एल बराबर करेंगे ए डैश इंटू एल डैश, ए डैश निकालना है और एल डैश दिया हुआ हमको लंबाई 2 गुनी किया, 3 गुनी करेगा 3l होगा, 4 गुनी करेगा तो 4l होगा। तो अब ये पूछा जाएगा क्या होगा ए डैश, तो एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a बाई 2। तो अगर लंबाई को आप 2 गुनी करते हैं तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा a बाई 2। अगर 3 गुनी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा a बाई 3। 4 गुनी करते तो 1/4 हो जाता है a बाई 4। तो आर डैश पूछता, फॉर्मूला वही रहेगा रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। अब एल डैश तो पता है 2 गुना, रो में बदलाव होगा नहीं, तो एल डैश की जगह रख दिया 12, और ए डैश हम निकाल चुके हैं आयतन बराबर करके a बाई 2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए, और रो इंटू एल बाई के था समीकरण 1 में आर, इसके जगह हम आर पुट करते हैं तो 4r हो जाएगा। तो अगर आप लंबाई को 2 गुनी करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा, 4r का मतलब 4 गुना। ठीक उसी तरह से अगर आप लंबाई को 3 गुना बढ़ाते तो यहाँ a बाई 3 होता तो कितना हो जाता है? 9 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना होता तो 16 गुना बढ़ता है। तो इस तरीका से पहले आयतन बराबर करना है, क्षेत्रफल निकालना है और फिर नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये रेसिस्टेंस निकालने का तरीका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ना है और सही मायने में आपको समझना है तो आप एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जरूर देख लेंगे वीडियो लेक्चर में और अपने कॉपी को पढ़ लेंगे। जिसको संधारित्रों का समूहन पता है उसको 100% प्रतिरोधों का समूहन भी पता चलेगा। फर्क केवल क्या होता है, वहाँ जो फॉर्मूला यूज करते थे डेरिवेशन के लिए वो था Q इज इक्वल टू CV, इसी से पूरा डेरिवेशन होता था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। अब प्रतिरोधों का समूहन जो डिराइव करेंगे वो ओम का नियम V इज इक्वल टू IR। तो विभवांतर दोनों जगह आता है, चाहे आप संधारित्र का समूहन पढ़ें या प्रतिरोध का समूहन। संधारित्र के समूहन में आवेश है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरोध के समूहन में विद्युत धारा से, वहाँ धारिता था और यहाँ हो जाएगा प्रतिरोध। तो सब कुछ सेम है, केवल आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख लेंगे। संधारित्रों का समूहन जो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम पढ़ा है तो ये 100% आपको प्रतिरोधों का समूहन उसी बेसिस पर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।